हाय एवरीवन। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक लंबे गैप के बाद अपने यूट्यूब चैनल अश्विन क्लासेस पे। आप में से तमाम लोग जानते हैं कि घर में कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिसके चलते लंबे समय से मैं चाह के भी आपकी क्लासेस को नहीं ले पा रहा था, लेकिन अभी फिर से क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। बहुत ज़्यादा वैसे ही लेट हो चुका है, अभी और लेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्लासेस को फिर से शुरू करते हैं। आप सामने स्क्रीन को देख करके जान ही गए होंगे कि आज के सेशन में हम क्या करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी 11 अप्रैल से सीजीएल 2021 का प्री का एग्ज़ाम शुरू होना है, जो कि 11 अप्रैल से लेके शायद 21 अप्रैल तक चलेगा। 10-11 दिन का होगा। तो अभी हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की सीरीज में एसएससी सीजीएल प्री 2020 के सारे सेट्स, शायद वो 21 सेट्स थे, वो डिस्कस करा दिए हैं। अगर आप में से किसी ने भी उन सेट्स को ना डिस्कस किया हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट होगी, एसएससी सीजीएल 2020 प्री। तो उस प्लेलिस्ट से आप जा कर के जो भी वीडियोस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। सिर्फ सीजल प्री ही नहीं, एसएससी 10+2 2020 टीयर 1 के भी सारे 36 सेट्स थे उसके, वो भी डिस्कस कराए हैं मैंने। उस उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 11 अप्रैल से सीजन प्री का एग्ज़ाम 2021 का प्री जो है शुरू होना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सामने स्क्रीन पे देखिए। उसे ध्यान में रखते हुए जो 2019 में सीजन हुआ था 2019, उसके प्री में जो 18 सेट्स थे, टोटल में 18 सेट्स थे, तो उन टोटल 18 सेट्स को हम डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट है कि हम इसे बिफोर 11 अप्रैल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? और ये ज़रूर हो जाएगा। आज जिन दो सेट्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें से पहला सेट है 3 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट और 3 मार्च 2020 को ही सेकेंड शिफ्ट। ये इस सीरीज का डे 1 है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है, आप वहां से भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस के नाम से, वहां जाएं। वहां पर भी जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो नो सब्स्टिट्यूशन से है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। पढ़िए। द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी, एक सेकेंड आप देख लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूं। द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर हम बजट को एक्सीड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमारे प्रपोजल को मानेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ वैसे तो इंग्लिश में फॉर्मूला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप समझिए। जो अग्री वर्ब है इसके साथ दो प्रेपोजिशन लगते हैं, एक है विद और दूसरा है टू। विद प्रेपोजिशन लगता है पर्सन के लिए, किसके लिए? पर्सन के लिए। और जो प्रेपोजिशन टू है वो किसी भी घटनाक्रम के लिए लगता है, जैसे कोई भी इंसिडेंट हो। जैसे यहाँ पर एक प्रपोजल है, उस प्रपोजल को मानना है, तो ये प्रपोजल जो है वो इंसिडेंट में आएगा, पर्सन में नहीं आएगा। तो विद नहीं लगेगा, क्या लगेगा सर? टू लगेगा। तो जिस तरफ या जिस ऑप्शन में अग्री के बाद टू लगाया गया हो उसी को चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, है ना? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्ते, और मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम से। एक वर्ड है ऑब्लिगेटरी, उसका सिनोनिम बताना है। कितना सरल है सर? बहुत सरल है। ऑब्लाइज्ड आपने पढ़ा होगा ना?
ऑब्लाइज्ड, जिसका मतलब ही होता है ऋणी होना। जो चीजें ऑब्लिगेटरी हैं वो कुछ हद तक ऋण के रूप में है, नैतिकता के रूप में है। जो चीज आपके ऊपर ऋण के रूप में है उसे आपको चुकाना ही चाहिए। जैसे आपके बड़ों ने आपको सपोर्ट किया हो तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि समय पड़ने पर आप अपने से बड़ों का सहयोग करें। तो जो चीज नैतिक रूप से आवश्यक है ना, बाध्यकारी है लेकिन नैतिक रूप से, उसे ऑब्लिगेटरी कहा जाता है। अब सिनोनिम में क्या मिलेगा, मैंडेटरी मिल जाएगा। हालांकि मैंडेटरी एक नेगेटिव वर्ड है, ऑब्लिगेटरी एक पॉजिटिव वर्ड है, फिर भी आ जाएगा। दूसरा वर्ड आपको चाहिए तो नेसेसरी हो सकता है ना। एक बड़ा ही शानदार वर्ड है इम्पेरेटिव, वो भी हो सकता है। कंपल्सरी हो सकता है, जानते होंगे आप सभी लोग इन वर्ड्स को, ठीक। रेकलेस का मतलब होता है लेजी, लापरवाह, जिसको आप कह सकते हैं, लेजी ना बोलें, केयरलेस बोल लें, है ना, लापरवाह। आप इसे इम्पल्सिव भी कह सकते हैं, जो हड़बड़ाहट में रहता हो। जो लोग हड़बड़ाहट में किसी काम को करते हैं वो लापरवाही तो करते हैं। हेस्टी आप बोल सकते हैं। यूजलेस आप जानते हैं। अग्रेसिव का मतलब जिसमें गुस्सा बहुत ज्यादा हो, है ना, जिसमें अग्रेशन बहुत ज्यादा हो, उसको अग्रेसिव बोल सकते हैं। जो एंग्री हो एक तरीके से नेचर से, उसको अग्रेसिव बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव से, आपको पैसिव फॉर्म बतानी है। सेंटेंस है द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। कुछ ना करिए सर, कुछ ना करिए, आप कीप को पैसिव में ले जाइए। कीप जो है वर्ब की एस फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। आप ना जानते हो तो जान लीजिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसकी पैसिव की वर्ब ये होती है, क्या होती है, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कहां पर इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आर और थर्ड फॉर्म तो है पर बीच में बीइंग भी लगा हुआ है। यहाँ वॉज और थर्ड फॉर्म है तो ये नहीं होगा। यहाँ हैज बीन और थर्ड फॉर्म है, ये नहीं होगा, ये होगा। इसमें इज है और थर्ड फॉर्म है, तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्या आंसर है सर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर अच्छा लग रहा हो आपको सेशन तो आपने अभी तक अगर सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये देखिए यहाँ पर चैंपियनशिप भी लिखा हुआ, वहां टाइपिंग मिस्टेक में रह गया है। ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी, कितना सरल है। ये देखिए वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल के तमाम लड़कों में से किसी एक लड़के को चुना गया है। तो जब लड़के की संख्या एक है तो उसके लिए वर्ब प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी ना सर। हैश लगाइए। चुना किसको गया, सभी लड़कों को या सभी लड़कों में से एक को, एक को चुना गया ना, तो एक एक वचन हुआ, सिंगुलर वर्ब लगाइए। हैव का इस्तेमाल ना करिए, किसका इस्तेमाल करिए सर, हैज का इस्तेमाल करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते रहें और फटाफट आंसर भी करते रहें जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए ये तो कहना मुश्किल है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, हूबहू वही क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको मॉक टेस्ट में कराया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो, चाहे वो ऐसे ही मिसलीनियस मॉक्स हो, तकरीबन 100 से भी ज्यादा मैंने मॉक्स कराए हैं अलग अलग टाइप के। 100 शायद मैं कम ही कह रहा हूँ, उससे भी ज्यादा मॉक्स है, आई एम नॉट श्योर। तो आपको उन सारे मॉक्स की प्लेलिस्ट आपको इधर ही मिल जाएगी। आप उन सारे मॉक्स को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उन वीडियोस डिस्कशन को अटेंड कर लीजिए। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है सर कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, इंग्लिश में आपका रुझान अच्छा हो जाएगा, लगाव आ जाएगा इंग्लिश को लेकर। और जिस दिन आपको लगाव आ जाएगा, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप निश्चित रूप से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि कॉन्सेप्ट वाइज पेपर बाहर का कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, वर्ड वाइज, एग्जाम्पल वाइज अलग हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। वी मस्ट एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब तो रिलीज करना होता है ना। जैसे कि कपड़े में धूल हो तो आपने उसे झाड़ा तो एक्सर्ट किया। प्रेशर भी एक्सर्ट किया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे डिओड्रेंट की बोतल हो, उसको प्रेस करिए तो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। डोनेट का मतलब दान करना होता है, जानते होंगे, रुपए पैसा दान करना। कंट्रीब्यूट सहयोग करना,
याद रखिए, मैं पहले भी कई मौकों पर पढ़ा चुका हूं कि मदद हमेशा रेंडर की जाती है। क्या की जाती है सर? हेल्प हमेशा रेंडर की जाती है। डेडिकेटेड है सर, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेडिकेटेड वोकैब यूज हुई है, हेल्प हमेशा रेंडर ही की जाती है, यही लॉजिक है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पैराजम्बल से है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लीजिए। 2 ऑप्शन सी से शुरू हैं, 2 ऑप्शन सर बी से शुरू हैं। तो इतना तो तय हो गया, क्या तय हो गया कि या तो सी आंसर होगा या तो फिर बी आंसर होगा। इतना तय हो गया ना सर, या तो सी आंसर होगा या तो फिर बी आंसर होगा। पढ़ लेते हैं सी और बी। दिस चेंज, ये नहीं होगा सर, ये बदलाव। कौन सा बदलाव ये तो बताइए ना सर, ये तो आपने बताया नहीं कौन सा बदलाव। तो फिर सी से शुरू होगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इनहैबिटेंट्स उन लोगों को बोलते हैं जो कहीं के निवासी होते हैं, जो लोग रहते हैं ना, जनसंख्या, उन्हें इनहैबिटेंट्स बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं इनहैबिटेंट्स। लिखा है कि ग्रोथ जब होती पॉपुलेशन में, तो उसका क्या मतलब है कि जो किसी देश विशेष के नागरिक हैं उनकी संख्या में बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यही चेंज, ये देखिए सर, द चेंज जो लिखा है उसी के आगे दिस चेंज लिख दिया गया। लो, सी के बाद बी लगा दी, ये सही आंसर है। यस, यही सही आंसर है। यहाँ पे द चेंज लिखा, उसी को दिस चेंज कर दिया गया। इसे 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। कौन से? ये देखिए, पहला तरीका क्या है? फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, मतलब एग्जैक्ट संख्या क्या है। सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज, कि प्रतिशत में क्या बदलाव हुआ है और संख्या में क्या बदलाव हुआ। 2 तरीके से देखा जा सकता है। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। इसको छोड़ दीजिए, क्या करना, जब आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उम्मीद है समझ में जरूर आ रहा होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, अगले 5 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन से हैं। इनफैक्ट क्लोज टेस्ट से हैं, बीच बीच में कुछ स्पेसेस खाली हैं, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको चेक करना है, बताना है कि कौन इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन प्लेज, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। क्या मतलब होता है सर? एक दूसरे से बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन प्लेज, जो कम्युनिकेशन है वो निभाता है, क्या निभाता है? एक अहम भूमिका, एक अहम भूमिका। रोल का मतलब भूमिका, तो कैसी भूमिका? लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब जिसमें जान ही ना हो। टोटल रोल, पूरा। बैटर तो पीटने को कहते हैं, किसको कहते हैं सर? पीटना। इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बड़ा, जरूरी जिसको कह सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है उसका जीवन में एक अहम रोल है इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। किसी व्यक्ति विशेष की पूरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इसका बड़ा योगदान है। इट कैन बी लर्न्ड बाय आर, आगे बढ़ते हैं। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इन्हें सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है? हमारे प्रयासों के द्वारा। किसके द्वारा सीखा जा सकता है? हमारे प्रयासों के द्वारा। वो प्रयास कैसे हो? कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं सर, कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब तो विरोधाभास से हुआ, है ना, कि आप कुछ और करें हम कुछ और करें, नहीं नहीं। अनक्लियर अगर एफर्ट्स हुए तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एफर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते सर। एफर्ट्स मतलब प्रयास, प्रयास महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रयास मतलब नेक प्रयास होते हैं, ईमानदार प्रयास होते हैं, है ना, ये सब बोले। कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब है जब आप केयरफुल होके लगातार कुछ ना कुछ ट्राई करें, सचेत होकर के लगातार कुछ ना कुछ करते रहें, एक तरीके से एक्टिव होकर के आप लगातार ट्राई करते रहें। तो जो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स होंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब जो आपके रेगुलर एफर्ट्स होंगे, लगातार आप कोशिश करोगे, पूरी ईमानदारी से सब कुछ ध्यान देते हुए जब आप कोशिश करोगे, तो वहां पर आएगा क्या? कॉन्शियस एफर्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे, आपको छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, वरना आप भुगतेंगे फिर मुझे नहीं पेपर देना है। हाँ, मेरा प्रयास है, ईमानदार प्रयास है कि मेरे माध्यम से अधिकांश लोग आगे बढ़ जाएं। निश्चित रूप से मेरा यही प्रयास है। लेकिन आप आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, है तो आपके ही डेडिकेशन पे, आपके डिटर्मिनेशन पे, आपकी परसिवरेंस पे ही डिपेंड करेगा। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, आज के समय में जो हमारा व्यवसायिक जीवन है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें जो हमारी सफलता है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? ऑन आवर फैसिलिटी। हमारी फैसिलिटी क्या है सर? हमारी फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब सुविधा। तो सुविधा हमारी नहीं है सर, हमको सुविधा दी जाती है, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी।
एजाइल होने का मतलब है कि आप आसानी से इधर उधर कूद सकते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। वैरायटी मतलब विविधता होता है। सर आपकी जो योग्यता है वो आंसर होगा, तो एबिलिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वो हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, एबिलिटी टू रीड, हमारी जो एबिलिटी है पढ़ने की, एबिलिटी टू राइट लिखने की, एबिलिटी टू स्पीक वेल अच्छा बोलने की, है ना, इस योग्यता पे निर्भर करता है। विच रिजल्ट्स इन, याद रख लीजिए यहाँ से, रिजल्ट को जब भी कभी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा उसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगाएं, प्रेपोजिशन इन लगाएं। कौन सा प्रेपोजिशन लगाएं सर, प्रेपोजिशन इन लगाएं। विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो हमारी योग्यता है कि हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 को देखिए, बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब ये जो कम्युनिकेशन की राह में जो रोड़े हैं, जो जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स बाई कम्युनिकेशन, बाई तो नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन के द्वारा ऐसे तो नहीं बोलेंगे। बैरियर्स अगेंस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, बैरियर्स फ्रॉम भी नहीं होगा, अलग तो कुछ करना नहीं है। या तो ऑप्शन नंबर सी लगा या तो ऑप्शन नंबर ए लगा। मैं जानता हूं कि अधिकांश लोग ऑप्शन नंबर सी को पसंद करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि ऑप्शन नंबर ए को आप चूज करें। जो चीज किसी चीज के राह में एक अड़ंगा लगाए, रोड़े का काम करे, बाधा उत्पन्न करे, तो उसको प्रेपोजिशन टू से जोड़ते हैं। याद रखिएगा सर, किससे जोड़ते हैं, टू से। जैसे हिंड्रेंस टू, ऑब्जेक्शन टू, ऑपोजिशन टू, ऑब्जेक्ट टू। समझ रहे मेरी बात को, याद कर लीजिए सर, जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, है ना, तो उसको टू लगाएं। इंजूरियस टू होता है ना, इंजूरियस टू नुकसानी तो पहुंचाता है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, उससे आगे की जो प्रोसेस है वो रुकती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही आवश्यक है, क्या आवश्यक है, टू दीज बैरियर्स, बड़ा ही आवश्यक है कि हम इन बैरियर्स को तोड़ें, यही तो होगा सर, so that the transmission of the message can be smooth, ताकि जो ये जो आदान प्रदान है सूचनाओं का, संदेशों का, ट्रांसमिशन का मतलब इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, वो आसान हो सके। तो ये जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, उन बैरियर्स को हमें खत्म करना है, उन्हें तोड़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन दीज बैरियर्स, ये तो और मजबूती देने की बात आ जाएगी, है ना, तो मजबूती नहीं देनी है। सक्सीड सफल करना है, क्रिएट बनाना है आपको और बैरियर्स नहीं, ओवरकम करना, हराना जिसको कहते हैं। आप जब ओवरकम करते हैं तो निजात पाते हैं सर, है ना। जो चैलेंजेस होते हैं उनको ओवरकम करने का मतलब उन्हें हरा देना एक तरीके से, है ना, उन्हें जीत लेना जिसको कहा जा सकता है। तो ओवरकम करना, निजात पाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, पढ़िए। अ सॉन्ग संग एट बरियल, बरियल का मतलब होता है जब किसी को दफनाया जाता है, किसी को जमीन में जब गाड़ा जाता, दफनाया जाता, तो उसे बरी करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरी करना। मतलब जब कोई मर चुका हो, है ना, उसका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार होना हो, उस वक्त जो गाना गाया जाता है निश्चित रूप से वो शोक गीत होगा। उस शोक गीत को हम क्या कहते हैं, क्या डर्ज बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, हिम बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं। बैलेड तो एक पोएम टाइप से होती है जिसमें एक स्टोरी होती है किसी कहानी को, जैसे जैसे आला और उदल की जो कहानी सुनाई जाती है गा करके, वो बैलेड बोली जा सकती है। ठीक, सोनेट एक 14 लाइन की पोएम को कहते हैं, इसकी यही परिभाषा है, 14 लाइन्स पोएम, इसको सोनेट कहा जाता है। हेम किसी धुन को कहते हैं, इसमें तो आदमी खुश होता है संभवतः, मैं जानता हूँ। डर्ज का मतलब ही होता है सर, है ना, दुख भरे गीत जिसको आप कहा जा सकता है। हाँ, इसे इलिजी भी कहते हैं कई बार। एलिजी को गाते नहीं है, ये कविता है पढ़ने के लिए, गाने के लिए है। ठीक, तो सॉन्ग जो किसी के बरियल पे गाया जाए तो उसे डर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़िए, देखिए 13 में आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए। हाउ एवर, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, बी है, डी है, सी है, ए है। अच्छा चैलेंज भी है और चैलेंज नहीं भी है। एक सहूलियत है कि आप अगर जान जाएं तो फिर सब सरल हो जाएगा। पढ़िए।
अब ध्यान से देखिए, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, वो सरकार पे आरोप लगाते, कौन, ये तो बताया नहीं आपने ना, ये नहीं होगा। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स, इसलिए लोग जो है खुल करके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनकी आलोचना करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसलिए से आपको शुरू करना चाहिए, बी और सी देख लीजिए। हाउ एवर, ए से भी नहीं शुरू करना चाहिए, ऐसे भी नहीं शुरू करना। हाउ एवर में के बाद क्या लिखा है, दे, वैसे भी हाउ एवर से शुरू नहीं होता, दे लिखा हुआ प्रोनाउन। लो आंसर मिल गया सर, मिल गया सर, बी डी सी है। पढ़िए, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, वही बात जिसके लिए दे लगाया गया ना, उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। जो हमारी आपकी ह्यूमन टेंडेंसी है वो है इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जिन भी पॉलिसीज को बनाती है, हमको उनमें गलतियां ढूंढनी होती है, ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बी से शुरू करिए। सो इसीलिए क्या होता है, हमारी जो टेंडेंसी है ना कि हम सरकार की नीतियों में आलोचना, कमियां निकालेंगे, इसीलिए लोग खुल करके पॉलिसी मेकर्स की आलोचना करते हैं। बीडी लगा दिया गया। वो क्या करते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। वो जो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी तरक्की धीमी है, इसके लिए वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि मिराकल्स हो जाए, जादू जैसा कुछ हो जाए, या मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उनकी लाइफ का, रातों रात जो है सुदामा से राजा बन जाए, है ना। जैसे कृष्ण ने सुदामा को क्या किया, बोला कि जाओ तुम्हारा घर सब सही हो गया, सारी तुम्हारी चिंताएं हर गई। तो सुदामा जब घर लौट करके गए तो पता चला वहां महल बना हुआ है, तो वो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर रियल लाइफ में तो ऐसा यूजुअली नहीं होता ना। सी के बाद ए, हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रूथ, हाँ, हालांकि वो क्या करते हैं, सच्चाई से मुंह फेरे रहते हैं। दैट प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन, जो कि उसके अनुपात में होता है जो मेहनत वो डालते हैं। आपकी सफलता जिस अनुपात में आप मेहनत करेंगे उसी पर तो डिपेंड करती है ना। तो जो लेबर वो पुट इन करते हैं उस पर ही तो डिपेंड करती है ना उनकी सफलता। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। सिंटिलेटिंग बड़ा ही शानदार वर्ड है। मैं आपको बताऊं सर, CHSL के जो 36 सेट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें ये वर्ड आया हुआ था। लो, सीजिल प्री 2019 में भी आया और SSC 10+2 2020 में भी आया। तो फिर अगर आप प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने का सिलसिला जारी रखें, ना करते हो तो शुरू करें इस आदत को, इसे आदत बनाएं, तो मैं समझता हूं सर पेपर निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। सिंटिलेट करने का मतलब है चमकना। क्या मतलब होता है सर, चमकना। सिंटिलेटिंग, फ्लैश करना, जिसको डैजलिंग जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डैजलिंग, है ना, चमकना। एक कहावत है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पढ़ा है ना। उसकी अंग्रेजी क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जानते हैं, नहीं जानते, देखिए उसका ट्रांसलेशन है ऑल दैट ग्लिटर्स, ये एल है, इज नॉट गोल्ड। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ग्लिटर, इसका मतलब ही होता है चमकना। क्या होता है सर, चमकना। ग्लिटर का मतलब चमकना। ये देखिए उसी ग्लिटर का ग्लिटरिंग लिखा हुआ है। आपको सिनोनिम भी तो बताना था। ये देखिए मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, सोच के देखिए, मिल गया आंसर। सो ग्लिटरिंग हो जाएगा। स्टिंच तो कांटे को कहा जाता है, चुभोने से हो सकता है, ठीक, कांटा। फ्लैटर करना, चापलूसी करना, बोरिंग आप जानते हैं, जो चीज बिल्कुल बोरिंग हो। सिंटिलेटिंग का सिनोनिम ग्लिटरिंग हुआ, जो शाइन कर रहा हो। ग्रामेटिकल एरर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। ग्रामेटिकल एरर देखिए क्या हो सकती है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज स्विम कर सकता हूं। व्हेन आई वाज ओनली 12, जब मैं सिर्फ 5 साल का था। तो जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो बहुत तेज तैर सकता हूं, या जब मैं 5 साल का था, सिर्फ 5 साल का था, तो बहुत तेज तैर सकता था। कैन नहीं होना चाहिए सर, वॉज वर्ब के साथ आप कोड लगाओ। और ये हो नहीं सकता कि कैन की वजह से यहाँ एम लग जाए, नहीं सर, घटना तो यहाँ है ना सर, कहानी यहाँ से शुरू हुई। जब मैं केवल 5 साल का था तो बहुत तेज तैर लेता था, ये यहाँ से शुरुआत है कहानी। लिखा भले पीछे हो, पहले ये है ना सर, ये कंडीशन तब ये होता था, जब ऐसा था तब ऐसा होता था, जब ऐसा था तब ऐसा होता था। तो इसके हिसाब से इसको लगाइए। तो यहाँ वॉज लगा हुआ, इसलिए कैन को बदल करके क्या कर दीजिए, कोड कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा हो तो भाई सेशन को लाइक कर दें, मन करे तो शेयर भी कर दें, ना मन करे तो कोई बात नहीं, और अच्छा लगे तो बाद में फिर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए।
आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है। एग्जॉस्ट है, एग्जिबिट है, एक्सेल है, एक्सट्रैक्ट है। हाँ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो गलत हो जाए, इनकरेक्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इनकरेक्टली, क्योंकि एग्जॉस्ट करेक्ट है, एग्जिबिट करेक्ट है, एक्सेल करेक्ट है, एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है ना? हाँ, एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग आप सही हो जाएगी। एग्जिबिट का मतलब दिखाना होता है। क्या मतलब होता है? दिखाना, प्रदर्शन करना जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रदर्शन करना। इसी से तो एग्जीबिशन बनता है। इसी से क्या बनता है सर? एग्जीबिशन बनता है। एग्जॉस्ट, एग्जॉशन इसी से होता है, एग्जॉस्ट फैन नहीं होता। एक्सेल एक होता है सर इनहेल, नाक के माध्यम से कुछ भी शरीर में लेना, इनहेल करना, वो क्या? अनुलोम विलोम। तो अगर अनुलोम का मतलब है सांस अंदर लेना, तो विलोम मतलब सांस बाहर छोड़ना। एक्सेल करना जिसको कहते हैं, रिलीज करना, ब्रीथ को। हार्ड नट टू क्रैक, कितनी बार मैंने ये फ्रेज आपको कराई, सोचो। मन तो करता है कि ना कराया करें, पर पेपर में आया हुआ होता तो कराना ही पड़ता है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब जिसे तोड़ना मुश्किल हो। नट फ्रूट्स होते हैं, अखरोट, बादाम, ये सब, उनकी जो आउटर शेल है वो कितनी सख्त होती, अंदर से बड़े सॉफ्ट होते, पर बाहर की जो सख्त शेल है वो कितनी सख्त होती है। तो वही हार्ड नट टू क्रैक, जिसे तोड़ना, क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसी समस्या जिसका समाधान निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ रहा हो, उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। तो नॉट रीस्ट्रेन्ड, रीस्ट्रेन का मतलब रोकना होता है, प्रतिबंधित जिसको कह सकते हैं। तो अगर नॉट रीस्ट्रेन्ड है मतलब जो प्रतिबंधित नहीं है। इजिली इनकरेज नहीं, जिसे आसानी से बढ़ावा दिया जा सके, नहीं। इजिली डिसअपॉइंटेड, जो आसानी से हार मान ले, नहीं। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आंसर होगा। क्या होगा सर? डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक समस्या जिसका समाधान निकालना सरल ना हो, उसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए सर। बहुत शानदार वर्ड है, बहुत ज्यादा शानदार वर्ड है सर। एडजेक्टिव है, ईएनटी पे रुका है ना सर, इसीलिए एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट से बनता है। ध्यान से देखिए सर, क्यू यू आई एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है शांत। मेरा मेरी एक बुक है रूट वर्ड्स की, उसमें 120 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपके पास वो बुक नहीं है और आप लेना चाहते हैं और आप लखनऊ के हैं, तो फिर इंस्टीट्यूट आकर के उस बुक को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? बुक की कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज है। अगर आप बाहर से हैं तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करें या टेक्स्ट मैसेज करें या फोन कॉल करें, तो फिर बता दिया जाएगा कि ये बुक आप तक कैसे पहुंचेगी। इसके चार्ज में कुछ नहीं किया जाएगा, बस अलग से जो कुरियर चार्ज हो सकता है 10, 20, 30 रुपए, वही लिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाएगा। चलिए, क्विजेंट का मतलब क्या होता है? शांत। क्यू यू आई का मतलब कीप क्वाइट होता है ना, क्वाइट का मतलब शांत होता है। तो क्विजेंट का मतलब शांत हुआ। अब देखो सर, एंटोनिम चाहिए सर। शांत कहाँ है? शांत कहाँ है? शांत यहाँ है सर, पीसफुल, शांत। इनडिफरेंट, उदासीन, ये भी शांति होगा, शांति होगा। डिजेक्टेड, निराश, ये भी शांति ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जो व्यक्ति निराश हो जाए वो शांत ही तो रहेगा, जो व्यक्ति उदासीन हो वो शांत ही तो रहेगा, जो पीसफुल है वो तो शांत रहेगा। आपको ऑपोजिट चाहिए सर, एक्टिव हो जाएगा, जो चंचल हो, है ना, तो बहुत ज्यादा शांत ना हो। क्विजेंट को आप डोसाइल भी कह सकते हैं। डोसाइल मतलब गऊ, जिसको जो बता दिया जाए वही करे, जो कहा जाए वही करे, डोसाइल बोलते हैं। तो एक्टिव इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 19 पे आइए। He said to the hotel receptionist, उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट को बोला, क्या बोला? Can you tell me the tariff of rooms? टैरिफ का मतलब यहाँ पर किराए से है। किसे है सर? कॉस्ट से है ना? जो रूम का कॉस्ट है वो क्या होगा? तो उसने पूछा सर, इंक्वायर्ड भी हो सकता है होटल रिसेप्शनिस्ट को। कैन को कुड करना, इतना ध्यान दीजिए, कैन है तो ये सब गलत है सर, कुड कर दीजिए। He asked the hotel receptionist if he could tell him the tariff of rooms. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ। 20 पे आ जाइए। बुके है, सरकाज्म है, ह्यूमिलिएशन है और रिटेलिएट है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नहीं सर, यहां पर भी इनकरेक्टली ही बताना होगा सर। करेक्टली तो में तो बहुत सारे हैं। सरकाज्म करेक्ट है, ह्यूमिलिएशन करेक्ट है, रिटेलिएट भी करेक्ट है। बुके की स्पेलिंग गलत है। बुके में 2 बार टी नहीं आता, आई गेस। BOUQUET, एग्जैक्टली, शायद मैं सही हूँ। बुके में 1 बार टी आता है। सरकाज्म का मतलब तो मौज मस्ती करना, किसी से मौज लेना जिसको कह सकते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? व्यंग जिसको कह सकते हैं, सटायर जिसको बोल सकते हैं। ह्यूमिलिएशन तो बेइज्जती को कहा ही जाता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब ही होता है क्या सर? इंसल्ट। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना, मतलब
रिस्पॉन्ड करना, स्ट्रांगली जिसको बोला जा सकता है ना, बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड, रिटेलिएट करना जिसको कहा है ना। हाँ, जैसे कि दुश्मन की तरफ से गोला बारूद दगाया गया तो फिर हमारी सेना ने भी गोला बारूद दगाया सॉरी, तो रिटेलिएट किया, जिसको आप पे बैक बोल सकते हैं या पे ऑफ बोल सकते हैं, टेक रिवेंज ऑन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? टेक रिवेंज ऑन, है ना। राइटिंग पैड से राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आती, माफी चाहूंगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है बंधुवर, किससे है सर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। पढ़िए, आप जानते हैं ना सर कि एज वेल एज के केस में जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट को मिलती है, इधर एज वेल एज के पहले कैप्टन है, एज वेल एज के बाद प्लेयर्स, तो जो वर्ब है वो कैप्टन को मिलेगी। कैप्टन एक है ना, तो इसीलिए जो वर्ब लगा है उसको आपको क्या कर देना चाहिए? वॉज कर देना चाहिए सर, है ना। वर्ब को क्या कर देना चाहिए? वॉज कर देना चाहिए। हल्की फुल्की आपको आवाज आ रही होगी ना, वो बाबू बगल में लेटा हुआ है इसलिए, है ना। एक जी देखिए, तो आपको ना कैप्टन के हिसाब से वॉज लगाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, यही इसका आंसर हो जाएगा। टू टेक फ्रेंच लीव बड़ा ही पॉपुलर फ्रेज है, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, अभी मॉक टेस्ट में ही करा चुका हूं। फ्रेंच लीव का मतलब है छुट्टी पे चले जाना, पर इन्फॉर्म ना करना सर, बिन बताए छुट्टी पर चले जाना। ध्यान से देखिए, इंटीमेशन लिखा, परमिशन लिखा हुआ है। इंटीमेट करने का मतलब है सूचना देना, और परमिशन का मतलब है इजाजत मांगना। देखिए, परमिशन में आप हो सकता है सूचना दें, लेकिन हाँ ना हो तो फिर वो परमिशन नहीं मिली ये कहा जाएगा। तो लीव विदाउट इंटीमेशन इसका खास तौर पर मीनिंग है, जब आप बिना इन्फॉर्म किए चले जाए, है ना। ये इसकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ्रांस में पहले ऐसा होता होगा कि लोग किसी पार्टी में जाते होंगे, वहां जा करके खाना पीना उन्होंने खा लिया, जो कुछ भी लेना था, वो जो भी एंजॉय करना था वो एंजॉय करने के बाद बिन बताए जो होस्ट होते थे उसको बिन बताए वहां से निकल लेते थे, तो वो फ्रेंच लीव में आ गया। हम इंडियंस भी आजकल ऐसे ही करते हैं, किसी शादी बारात में जाते हैं तो फिर नाश्ता किया, खाना पीना खाया, फिर बिन बताए जो जो उस पार्टी को दे रहा होस्ट कर रहा होता है उसको बताते भी नहीं और वहां से निकल लेते हैं। ये अच्छे साइन नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते तो हैं। तो टेक फ्रेंच लीव का मतलब है बिन बताए गायब हो जाना। समथिंग विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे सुना नहीं जा सकता। इनफॉलिबल, जो गलती नहीं करेगा, जो गलती ना करे, यानी कि गिरे ना। इरिवोकेबल, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, रिवोक मतलब वापस लेना, एक ऐसा फैसला जिसे वापस ना लिया जा सके। जैसे वो जो किसान से संबंधित 3 बिल थे, सरकार लंबे समय तक कहती रही कि ये बिल वापस नहीं लिया जा सकता, ये इरिवोकेबल है ना, ना लिया जा सके, इरिवोकेबल है, नहीं लिए जा सकते, सदन से पास हो चुके हैं तो वापस नहीं होंगे, इरिवोकेबल है। लेकिन फिर एक समय के बाद जो है पीएम साहब ने बोला कि हम इन बिलों को वापस लेते हैं, तो वो रिवोकेबल हो गए, है ना। वो क्या हो गए सर? रिवोकेबल हो गए। ऑडिबल जो सुनाई पड़े, इनऑडिबल जो सुनाई ना पड़े। आंसर तो आप पहले से जानते थे, मैं भी जानता हूँ आप आंसर पहले से जानते थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि इनफॉलिबल को आप सीख जाएं, इरिवोकेबल को भी आप सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि पहले सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद आप तुरंत जो है लाइव चैट में अपने अपने जो मार्क्स रहे हों आउट ऑफ, है ना, 25 जो भी आपको स्कोर रहा हो, उस स्कोर को चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। एग्जॉडस का मतलब है पलायन। अभी अभी एक मूवी भी आई है कश्मीर फाइल्स, उसमें एग्जॉडस की ही बात की गई है। हालांकि मूवी में जहां जहां पर एग्जॉडस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, वहां वहां मूवी के एक्टर्स ने, कैरेक्टर्स ने बोला है कि आप इसे एग्जॉडस ना बोलिए, इट वॉजेंट एन एग्जॉडस, इट वॉज अ जेनोसाइड, है ना। ये बार बार बात आई है। एग्जॉडस पलायन, जेनोसाइड भी पलायन ही है, लेकिन इसमें हत्या है। इधर तो एग्जॉडस अलग बात होती है ना। जैसे अभी कुछ वक्त पहले जो है रोहिंग्यास को बांग्लादेश से म्यांमार से भगाया गया, तो वो उनका एग्जॉडस था, मारा तो नहीं गया ना,
लेकिन कश्मीर फाइल्स में और जो कश्मीर की घटनाक्रम है 1919 के आसपास, वहाँ यही बताया जाता है कि कश्मीर में जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको एक तरीके से भारी स्केल पे मारा गया था, उनको एक्सप्लॉइट किया गया था, टॉर्चर किया गया था, है ना, इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ हुआ था और उन्हें अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मैं कोई जीएस का टीचर भी नहीं हूँ और मैंने बहुत ज्यादा स्टडी भी नहीं किया, लेकिन कुछ बहुत तो मैं भी जानता ही हूँ, ठीक है ना। उस आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एग्जॉडस का मतलब है पलायन। एग्जॉडस का क्या मतलब है सर? पलायन। तो एंटोनिम चाहिए सर, अराइवल हो जाएगा, डिपार्चर तो सिनोनिम में आ जाएगा ना, रिफंड वापसी एग्जिट बाहर निकाल देना, है ना, वो एग्जॉडस के आसपास आएगा। तो अराइवल हो जाएगा इसका सही एंटोनिम। अपना अपना इसको बताना चाहें तो जरूर बताएं, ठीक है ना। हाँ, अगले सेट पे आ जाते हैं। सेट नंबर जो 2 है वो भी सेम तारीख का, ये 3 मार्च 2020 को दूसरी शिफ्ट है जो 1 से 2 में होती है, उस शिफ्ट का है। आइए देखते हैं कि अगले 25 क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे रहेंगे। जो लोग सेशन को लेट से ज्वाइन किए हैं, मैं बता दूं कि 11 अप्रैल से सीजन 2021 प्री होने जा रहा है। मैंने उससे पहले ये सोचा कि 2020 के सीजन प्री के तो सारे सेट्स मैं करवा ही चुका हूँ। 29 में जो टोटल में 18 सेट्स हुए थे सीजन प्री के, 2019 के जो सीजन प्री के 18 सेट्स हैं, उन 18 सेट्स को डिस्कस कराने के लिए मैंने सोचा है। तो आज पहला लेक्चर है उसका, जिसमें हम 2 सेट्स को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से 9 क्लासेस होंगी और टोटल में 18 सेट्स हो जाएंगे। ये 10 अप्रैल से पहले हो जाएगा सर, निश्चित रूप से पहले ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रॉम सेट नंबर 2, ग्रामेटिकल एरर से। आइए पढ़ते हैं। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग, इस चीज को याद कर लीजिए कि बिजी के बाद जीरंड आता है। क्या आता है सर? जीरंड आता है। ये भी याद कर रहे हैं कि बिजी के बाद जब जीरंड आता है तो बीच में इन नहीं आता, मतलब बिजी इन एक्वायरिंग होता तो गलत हो जाता, नहीं है तो ठीक है। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग का मतलब है हासिल करना, हथियाना, मोर एंड मोर वेल्थ। आज के समय में इंसान क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा जो है वो धन एकत्रित कर रहा है। एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट, और उन तरीकों को डिजाइन कर रहा है ना, ताकि वो इसी पैसे को, इसी मनी को मोर सेंस प्लेजर्स में इस्तेमाल कर सके। सर यहीं पे गलत है। प्लेजर्स का मतलब है सुख, वो सुख जो आपके शरीर को सुख दे उसको सेंस नहीं बोलते सर, सेंसुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेंसुअल। जो शारीरिक है, जो फिजिकल है एक तरीके से, जो मटीरियल है एक तरीके से, कि बंगला हो, गाड़ी हो, है ना, नौकर चाकर हो, कुछ हद तक सेक्स से भी रिलेट करता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, सेक्सुअल वर्ड भी थोड़ा थोड़ा इसके अरे आसपास जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो शारीरिक सुख आपको मिलता है, जो बंगला गाड़ी इन सब से, तो उसको बोलते हैं। तो सेंसुअस, सेंसुअल कहाँ लिखा है? तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आप ऐसे भी समझ सकते थे, प्लेजर्स नाउन है, इधर एडजेक्टिव ही चाहिए, सेंस कोई एडजेक्टिव तो नहीं है। देयर इज अ ग्रेट, दी ग्रेट, ध्यान से देखिएगा सर, ग्रेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाइए सर। डी ग्रेट क्या नाउन है? डिग्रेड नाउन नहीं है सर। नाउन तो डिग्रेडेशन है, डिलिबरेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इन सब का है। मॉडर्न एज, वैल्यूज का मतलब है संस्कार। हमारे जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जो 50 60 70 साल के लोग हैं, वो लगातार ये कहते रहते हैं ना कि आज की जो जनरेशन है बड़ी फास्ट है और आज की जनरेशन उतना रिस्पेक्ट नहीं देती। आज की जनरेशन में संस्कारों की बड़ी कमी है, यानी कि संस्कारों का ह्रास हुआ है, संस्कार नीचे गए हैं, गर्त में चले गए हैं। तो ग्रेड अप, ग्रेड से ऊपर आप जाएंगे और डी ग्रेड से नीचे जाएंगे। तो यही लगा लीजिए सर, ऑप्शन नंबर ए। बस ये वैल्यू, ये जो वर्ड था ये नाउन नहीं था, तो डिग्रेडेशन कर दीजिए ताकि वो नाउन हो जाएगा। डेलिबरेशन का मतलब होता है जानबूझ के कुछ करना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है बवाल काट देना एक तरीके से, हुल्लड़ हुजूम, है ना, भीड़, उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। तो संस्कारों में कमी आई है, गिरावट आई है, तो आपको डिग्रेडेशन बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इट इज एन ऑडेशियस डे। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? ऑडेशियस डे है आज, ओमिनस डे है आज, ऑस्पिशियस डे है आज, या ओकेजनल डे है आज। सोच के देखो सर, ऑडेशियस का मतलब जिद्दी से होता है। इससे होता है सर जिद्दी, जो रिजिड है,
जो स्टर्न है एक तरीके से, जो फर्म है एक तरीके से। ऑडिशियस डे हो जाएगा, नहीं, डे तो ऑस्पिशियस होगा सर ना, शुभ दिन जिसको कहते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन होती है ताकि आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकें, इसके लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। ओमिनस का मतलब बहुत खराब जिसको कहा जा सकता है, बहुत खराब। ओमिनस स्मेल, बड़ी गंदी बदबू आ रही है, तो ओमिनस नेचर खराब। ओकेजनल मतलब समय समय पर। तो दिन अच्छा है तो उसे आप क्या बोलेंगे सर, ऑस्पिशियस डे बोलेंगे। जैसे मदद करने के लिए रेंडर का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसी प्रकार से आवश्यक है कि जब कुछ भी शुभ हो, है ना, तो शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ इवेंट, ऑस्पिशियस इवेंट हो सकेगा, ऑस्पिशियस डे हो सकता है, तो ये जरूरी है। बाकी ऑडिशियस जिद्दी हो तो लगाए। पैथेटिक, आपको बताना है कि पैथेटिक का सिनोनिम क्या हो सकता है। क्या हो सकता है सर? पैथेटिक मतलब बड़ा ही खराब। क्या होता है सर? बड़ा ही खराब। पैथेटिक का ये मतलब है बड़ा ही खराब। पिटीफुल, डल, इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो जाएगा महत्वहीन। जो इनसिग्निफिकेंट वर्ड है इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? इसका मीनिंग हो जाएगा महत्वहीन। समझ रहे हैं आप? पिटीफुल, दयनीय से इसका रिलेशन हो जाएगा दयनीय। डल मतलब खराब, है ना। क्यूरियस मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसको आप उत्सुक कह सकते हैं, उत्सुक। ईगर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? ईगर बोल। पैथेटिक बड़ी ही खराब स्थिति हो तो वो पिटीफुल होगा सर, समझ रहे हैं? दयनीय जिसको कहा जा सकता है। डल का मतलब तो बोरिंग हो सकता है, यहाँ बोरिंग वर्ड नहीं आता। पैथेटिक का मतलब बड़ा ही खराब, जिसको आप जिसको मिजरेबल बोलना चाहेंगे आप, है ना। हालत बड़ी ही खराब हो तो वो पिटीफुल है, पैथेटिक है, मिजरेबल है, ये हो जाएगा। हिलेरियस, हिलेरियस नहीं जानते? हिलेरियस ओकेजन होती है, आदमी खूब मौज मस्ती करता है, खूब हुल्लड़ काटता है। एक्साइटेड जिसको कह सकते हैं, हिलेरियस। हिलेरियस क्राउड होता है जो बहुत हंसता है, उसको बोल सकते हैं। अब देखो, मैरी, हैप्पी, ये दोनों सेम वर्ड है। हाँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, लोग एक दूसरे को विश करते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी क्रिसमस। यही तो बोलते हैं, यही स्पेलिंग होती है। वो मैरी नहीं होता है, MARRY। शादी करोगे क्या क्रिसमस से? मेरी क्रिसमस होता है, जिसका मतलब है कि एंजॉय करो, चीयर करो क्रिसमस पे। तो मेरी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश, ब्लेथ का मतलब भी सर खुश से होता है, चीयरफुल इसका भी मीनिंग होता है, चीयरफुल। तो सैड ही तो होगा सर, जब हिलेरियस का मतलब एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, तो जो ऐसा नहीं है, दुखी है, उसके लिए इस्तेमाल करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। लाइव चैट्स में लगातार अपने अपने आंसर्स को मैसेज करते रहें, देखते रहें कि क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, कुछ ना करिए सर, व्हाट को ही आप कंजंक्शन मानिए। ये नियम है ना, जब WH वर्ड आ जाए डायरेक्ट में तो उसी को कंजंक्शन मानेंगे, फिर से दैट नहीं लगाएंगे सर, फिर से दैट नहीं लगाएंगे। आर को वॉज कर दीजिए, तो हैड तो गलत है, हैड तो गलत है ना। वॉज कर दीजिए, देखिए मिल गया। व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन नंबर सी। गलती से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिसिंग है, कोई बात नहीं, आंसर तो आपको मिल ही गया फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो आई वॉज हो जाएगा, और व्हाट के पहले दैट नहीं लगाना, आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे के जो 5 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11, ये क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है। आइए पढ़ते हैं इनको। मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट। मशीनों को क्यों बनाया गया था? ताकि वो इंसान के इशारे पर चले, इंसान के लिए नौकरों का काम करें। यट, फिर भी क्या हुआ है सर? हुआ क्या है? मैन हैज ग्रोन सो ऑन देम, देम मशीन के लिए आया, जबकि हुआ यह है कि इंसान इतना ज्यादा उन पर, उन पर क्या हो गया सर? डिपेंडेंट हो गया सर। हाँ, डिपेंड ऑन होता है, नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि इंसान इतना ज्यादा निर्भर हो गया है इन्हीं मशीनों पर। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, जिसको कहते हैं किसी के अधीन होना। तो ग्रोन सो सबॉर्डिनेट ऑन देम नहीं होगा सर, समझ रहे हैं ना। डिपेंडेंट ऑन समबडी होता है, इंफीरियर के साथ टू लगता है, और इंफीरियर का मतलब अयोग्य होता है, हेल्पलेस होना नहीं चाहिए। इंसान निर्भर हो गया मशीनों पर, दैट दे आर इन अ फेयर वे, जबकि सच ये हो गया कि क्या हो गया, जब इंसान बहुत ज्यादा मशीनों के सहारे हो गया, तो सच्चाई ये है
कि मशीनें जो है वो बन गई हैं, क्या क्या बन गई हैं सर, क्या बन गई हैं, इसी इंसान का क्या बन गई है, था कि हम मास्टर होंगे मशीन के, हम मालिक होंगे, मशीन हमारे सर्वेंट होंगे, लेकिन हम इतने काहिल निकले कि मशीन हमारे मास्टर्स हो गए सर। हाँ, मशीन मालिक हो गई हमारा। विक्टिम्स का मतलब तो जो शोषित है, पीड़ित है, स्लेव्स, गुलाम, एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं सर, वो कोई हेड ऑफिस नहीं बनाया जाना है तो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए आपको, है ना, या कोई तानाशाह या रूलर नहीं बनाना तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, मास्टर लगाइए सर। हम मशीन के मास्टर बनना चाह रहे थे लेकिन मशीन हमारे मास्टर बन गई, क्योंकि हम आलसी बहुत है ना, इसलिए हिज मास्टर। ऑलरेडी मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ऑलरेडी क्या होता है कि इंसान अपना अधिकांश जीवन क्या करता है सर, खर्च कर देता है लुकिंग आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है केयर करना। क्या मतलब होता है सर, केयर करना, देखभाल करना। ठीक, इंसान अपना आधे से ज्यादा समय जो है वो देखभाल करने में और इंतजार करने में लगा देता है मशीनों के। एंड वेटिंग फ्रॉम मशीन, वेटिंग अपॉन मशीन, वेटिंग अंडर मशीन, वेटिंग इनटू मशीन। अच्छा, अब तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो गया। तो वेटिंग अपॉन भले हो जाए कि मशीनों पर ही इंतजार करते हैं वो, वरना हम तो सोचते थे कि फॉल लगाया जाएगा यहाँ पर। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस। स्टर्न का मतलब होता है सख्त, स्ट्रिक्ट जिसको कहा जा सकता है। मशीनें क्या है, बहुत ही सख्त बॉस है, वहां पर ह्यूमैनिटी नहीं चलती कहीं से। दे मस्ट बी फेड विद कोल, है ना, उनको क्या चाहिए भोजन में, कोयला चाहिए, कोयला चाहिए ना। दे मस्ट बी, ध्यान से देखिए, मस्ट बी के बाद फीड का थर्ड फॉर्म आया, पैसिव बनाया गया, उनको खिलाया जाए सर। वो मशीन दे, मशीन के लिए आया, मशीन नहीं खिलाएंगे, मशीन को चारा दिया जाएगा। तो फीड का थर्ड फॉर्म आया है, तो एंड के बाद गिव का भी थर्ड फॉर्म लगाइए, मैच करिए ना सर। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक, और उन्हें पेट्रोल दिया जाए ताकि वो पिए। तो सर दिया किसको जाएगा, मशीनों को। कौन देगा, हम देंगे। यहाँ पे जो दे लिखा है वो मशीन के लिए है ना सर, तो रिलेशन ऑब्जेक्ट से है, तो गिवन ही करिए, गिवन। ब्रेक एन ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन, और ये भी आवश्यक है कि मशीनों को कैसे टेम्परेचर पे रखा जाए, उचित टेम्परेचर पे, सही टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर जो उनके फेवर में हो। तो टेम्परेचर जो उचित हो उसको आउटडेट नहीं बोलते सर, ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं बोलते, मतलब वैकल्पिक। ऑप्टिमिस्ट आशावादी को बोलते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। क्या होता है सर, एप्रोप्रिएट। प्रोपोर्शनल जिसको कहा जा सकता है, एप्रोप्रिएट, जो उचित है ना, जो जेन्युइन है, सही है, उसको ऑप्टिमम कहा जाता है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में रखा जाए, है ना, जो उचित तापमान है उस तापमान में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कैन आई बोरो योर कैमरा, ये जो है रीअरेंजमेंट से है। आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। इट कैमरा के लिए। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं जंगल सफारी जा रहा हूँ कल। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दिस डेज, मेरे दोस्त ने बोला कि जंगल बहुत सुंदर जगह है इन दिनों। सर 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 जो है, बी से तो शुरू नहीं होना सर, सी से शुरू कर दो। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी, ए से हो सकता है, कैन आई बोरो योर कैमरा। डी नहीं, ठीक नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि सर ए और बी आसपास आ जाता सही है। ए भी ले सकता हूँ क्या मैं तुम्हारा कैमरा, कल वापस कर दूंगा, ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। सी, हाँ, ए, हाँ, नहीं, ए के बाद डी क्यों लगाएंगे सर, सी डी का एक पेयर है ना। देखिए ना, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मेरे दोस्त ने बोला कि जंगल बहुत ही सुंदर है इन दिनों, तो सी डी लगा दीजिए। क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ, वापस कर दूंगा मैं, ठीक, ए डी। सर यही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए को लगाइए। मैं तुम्हारा कैमरा नहीं नहीं, कहाँ गया सर, ए को बताया, नहीं नहीं, सी, हाँ सी, ए को बताया, सही बात है। तो वो सी डी ए बी है ना। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दीज डेज। फिर कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू, ये ठीक रहेगा। अगर आप ए लगाते हैं, ए डी बी सी, कैन आई बोरो योर कैमरा, फिर डी लगाते हैं, नहीं, दैट्स नॉट फेयर। इसी के साथ चलिए। वन हू लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहता है, मतलब जो अपना देश छोड़ देता है ताकि दूसरे में सेटल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं सर, इमिग्रेट बोलते हैं ना सर, बिल्कुल ये बोलते हैं।
और कुछ लोग इसे इमाइग्रेंट बोलते हैं, जो भी आपको बोलना बोले, प्रवासी जिसको कह सकते हैं। फॉरेनर विदेशी हो गया, टूरिस्ट सैलानी हो गया, नेटिव जो लोकल का आदमी है, आप जहां पैदा हुए हैं, जो आपकी मातृभूमि है ना, जो नेटिव लैंड है, वहां के आप नेटिव हैं एक तरीके से, तो इमाइग्रेंट कहा जाएगा, जो अपने देश को छोड़ दे। और जो दूसरे देश में चला है उसे इमिग्रेंट कहा जाता है, आई लगा दिया जाता है। आई मतलब इन होता है, जो आ जाए, ई का मतलब एग्जिट हो जाता है, जो चला जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, जो लीव करे अपने देश को, तो एग्जिट करना है, ये नहीं कि जो दूसरे देश में आए पूछा जा रहा है, जो अपने देश को लीव करे उसको पूछना है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। प्रैक्टिकल है, फ्लेक्सिबल है, फ्लैशी है, एलिगेंट है। फ्लेक्सिबल जो हर स्थिति में अपने आप को ढाल ले, फ्लैशी, फ्लैश मतलब चमकना, एलिगेंट का मतलब बहुत ही नाजुक होता है। क्या होता है सर, नाजुक, है ना। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है, PRACTICAL, CL ही क्या होता है, CAL होना चाहिए। 15 द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स, मैंने अभी अभी बताया आपको कि एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, केवल विद हो गया, या इंक्लूडिंग हो गया। इन सब के केस में जो पहला सब्जेक्ट है वो वर्ब को पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा सर, जो पहला सब्जेक्ट। हाँ, अब देख लीजिए पहला सब्जेक्ट कौन है, द प्राइम मिनिस्टर। कितने हैं, एक ही है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आपको हैव लगाना चाहिए ना भाई, प्रधानमंत्री के हिसाब से हैज लगाइए। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका, हैज लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब बताइए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑस्टेंटेशन, मैंसन, एक्सटेंशन, परसुएशन। एक्सटेंशन तो अभी पिछली क्लास में अंशु भैया ने आपको बताया, जैसे किसी के टेन्योर को जब बढ़ा दिया जाता है 6 महीने का, जैसे मान लो कोई रिटायर हो रहा हो मार्च में, फिर सरकार ने देखा कि इनकी सेवाएं और ली जा सकती हैं, तो सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया, है ना। कार्य में जो समय बढ़ाया जाता है। परसुएशन का मतलब मनाना होता है। मैंसन एक बड़े ही आलीशान घर को कहते हैं, किसको कहते हैं सर, आलीशान घर को कहते हैं। ऑस्टेंटेशन दिखावा, ऑस्टेंटेशन का मतलब है जब आप ये दिखावा कर रहे हैं कि ये सही है, जबकि सच कुछ और है, वो चीज जो ऑफिशियली सही बोली जा रही है, हालांकि सच कुछ और है। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग जो है TION होती है, ऑस्टेंटेशन, OSTENTATION। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 17 का ही सर, किसका ही 17। विशियस कैंपेन, विशियस इंटेंशन होती है जिसमें आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, विशियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। विशियस प्रोपेगेंडा हो, विशियस कैंपेन चल रहा हो, विशियस इंटेंशन हो, जानबूझ के किसी की बदनामी जब की जा रही है ना, आरोप लगाया जा रहा हो, तो पेनफुल नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब ही होता है विशियस। सिंफुल नहीं होगा, इसका मतलब ही पाप होता है। अनफॉर्चुनेट भी नहीं होगा, दुर्भाग्यपूर्ण। वर्चुअस हो जाएगा, गुड़ से भरा हुआ, गुड़ से भरा हुआ, हाँ, क्योंकि उसमें तो अवगुण ही अवगुण है ना सर, इसमें गुण हो जाएगा, तो वर्चुअस इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में भाई, बताते रहे। ही हैपेंड अ हीनस क्राइम, क्या होना चाहिए, ही हैपेंड अ हीनस क्राइम, या ही कमिटेड अ हीनस क्राइम, या ही मेड अ हीनस क्राइम। आप जानते नहीं क्या, याद रखिए कि जब कोई मिस्टेक की गई हो, क्या की गई हो, मिस्टेक हो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो, ब्लंडर जिसको कहते हैं, या ऑफेंस हो मतलब गुनाह जिसको कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में यहाँ पे क्राइम लिखा गया, इसके लिए जो बेस्ट वर्ब है वो क्या है, कमिटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा। हाँ, याद रखिए सर, आप बोल सकते हैं यू मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, बट द बेस्ट वे इज टू से यू कमिटेड अ मिस्टेक, याद रखिए, है ना, यू कमिटेड अ मिस्टेक, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, सबसे सही तरीका यही है। ऑन शैंक्स मेयर, ये जो फ्रेज है मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉम 2011, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम अक्रॉस सच अ फ्रेज। ऐसी फ्रेज मैंने पहली बार देखी, मैं एडमिट करना चाहूंगा इस चीज को, शैंक्स मेयर। बाकी इसका मीनिंग बड़ा ही सरल है, देखिए, मेयर बोलते हैं फीमेल हॉर्स को, किसको बोलते हैं सर, फीमेल हॉर्स को। शैंक बोलते हैं फुट को, लेग को बोलते हैं, जो लोअर लेग एरिया होता है उसको लेग बोलते हैं। तो क्या मतलब है, लेग मतलब पैर, पैर मतलब पैदल, तो जब आप कहीं पर जाएं विद शैंक्स मेयर और बाई शैंक्स मेयर या फिर ऑन शैंक्स मेयर, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ऑन फुट। याद रखिएगा सर, शैंक का मतलब पैर से है, तो आप पैरों पे चल के जा रहे हैं, यानी कि पैदल जा रहे हैं, याद कर लीजिए सर। देखिए कितना कठिन फ्रेज जो है वो
कितना इजीली आपको समझ में आ गया होगा। शैंक्स मेयर मतलब पैदल जाना कहीं पर। आ स्नेक इन द ग्रास, ये तो आप खुद ही हमको पढ़ा देंगे, है ना। आस्तीन का सांप जिसको कहा जा सकता है। सीक्रेट एनिमी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सीक्रेट एनिमी। तो 20 का डी आंसर हुआ, आस्तीन का सांप। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल को डेकेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दशक, हिंदी में क्या कहते हैं? दशक। तो जो 10 वर्षों का समय है उसको डेकेड बोलते हैं, दशक बोलते हैं। फोर्टनाइट का मतलब है 15 दिन का समय। मिलेनियम तो सैकड़ों, 100 से हो जाएगा। सेंचुरी का मतलब है 100 ईयर्स, हजारों में चला जाएगा मिलेनियम, राइट। सो 10 वर्ष का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? डेकेड बोलते हैं। पेनिटेंस, अच्छा वर्ड है सर, बहुत बढ़िया वर्ड है। हाँ, जो वर्ड पावर के नोट्स हैं मेरे, उसमें ये सारे वर्ड्स हैं सर, मैं कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ, सारे वर्ड्स हैं सर, ठीक है ना। जिस प्रकार से रूट वर्ड की जो शीट है उसका चार्ज 100 रुपीज है, वर्ड पावर की भी शीट का चार्ज 100 रुपीज है। आप लखनऊ के हो तो सेंटर आके ही ले सकते हैं, बाहर से हो तो कुरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं। कुरियर कैसे होगा, उसका नंबर आपको जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बता दिया जाएगा कि कैसे कुरियर होगा। तो ध्यान से देखिए सर, जो पॉपुलर वर्ड है वो ये है, इम्पेनिटेंट। क्या है सर? इम्पेनिटेंट। इसे बोलते हैं ढीठ। क्या बोलते हैं सर? ढीठ। निर्लज्ज बोलते हैं, बदतमीज जिसको कहा जा सकता है, जो अपनी बात के आगे किसी की ना सुने, तो इम्पेनिटेंट है सर वो। IM से उल्टा हो गया। पेनिटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? जब आप अपनी गलती को स्वीकार करें, गलती स्वीकारना पेनिटेंस हुआ। इम्पेनिटेंस का मतलब है जब आप गलती मानेंगे ही नहीं, एक तरीके से। सिनोनिम चाहिए सर आपको। पेशेंस, धैर्य हो गया। रिपेंटेंस का मतलब ही होता है, रिपेंट करने का मतलब ही होता है सर अफसोस व्यक्त करना, नहीं मालूम? रिपेंट का मतलब ही होता है सर रिग्रेट करना, जिसको कह सकते हैं। तो पेनिटेंस का मतलब है आपको अफसोस होगा, गलती आप स्वीकार करेंगे, है ना। तो रिपेंटेंस हो जाएगा। एडमिरेशन तो तारीफ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। आखिरी के 3 क्वेश्चंस बचे हैं। मार्क्स क्या आ रहे हैं, कितने करेक्ट हैं, उसके साथ आप रेडी हो जाएं। नेवरदलेस, नेवरदलेस, तथापि, इसके बावजूद भी। ऑप्शन देख लीजिए सर, 2 ऑप्शन बी से शुरू है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई करेक्ट हो। अ चेंज दैट इट कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस, याद कर लीजिए सर। क्या याद कर लीजिए सर? कि कंड्यूसिव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। बेनिफिशियल होता है ना, बेनिफिशियल, वैसे ही है सर। लाभदायक या उपयोगी, अनुकूल जिसको कहा जा सकता है, अनुकूल, है ना। एक बदलाव जो सुख के लिए, खुशी के लिए आवश्यक हो, उसके उपयोगी हो। मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, उसी को प्रोग्रेस कहा जा सकता है ना। इसी बदलाव को ही हम तरक्की कहते हैं। सो और BC BD। So if a change contributes to the growth of these factors, ध्यान से पढ़िए सर क्या लिखा है। These factors, कहां बताया आपने फैक्टर्स? बताया क्या? हमने तो नहीं देखे फैक्टर्स, तो नहीं बोला सर। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप सी से शुरू, बी से शुरू तो करिए, पर बी के बाद डी ना लगाइए सर, सी देखिए। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। BD, सॉरी BC ए, नेवरदलेस, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग चीजों में खुशी ढूंढते हैं। तथापि जो तबीयत है, आर्थिक सिक्योरिटी है या मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये सबको चाहिए, ये सबको चाहिए, है ना। तो BCAD। इसीलिए अगर ये सारे फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, कौन से? साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेंटल सेटिस्फैक्शन, इन फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर जो है प्रोग्रेस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड। वाज बीइंग अरेस्टेड मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। तो जब ये एक्टिव में आएगा तो अरेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अरेस्टिंग। मिल गया सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। द मैन इन नीड, सॉरी आ मैन इन नीड, एक व्यक्ति जरूरत में होता है, मतलब गरीब होता है, बहुत ही जरूरतमंद होता है। तो एक जरूरतमंद व्यक्ति, एक व्यक्ति जो जरूरत में हो, वो गुहार लगाता है मदद के लिए, कि कोई मदद करे आकर के। तो वो मदद की गुहार लगाता है, मदद के लिए आवाज देता है, मदद
मिल जाए इसलिए आवाज देता है, मतलब आवाज देने के पीछे का वो उद्देश्य है, पर्पस है कि मदद मिल जाए। तो प्लीडेड फॉर हेल्प सही रहेगा सर, प्लीडेड फॉर हेल्प सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ठीक सर, आप बता सकते हैं कि आपका इधर 25 में से क्या स्कोर आया। ठीक, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो कुछ ना करिए सर, लाइक कर दीजिए, शेयर करने का मन हो तो शेयर करें, अदरवाइज आप बात नहीं है पर लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। ठीक है ना, ये बताएं कि आपको सेशन अटेंड करके कैसा लगा। ठीक है, अभी जब तक सीधे लाइव क्लासेस में नहीं ले पा रहा आप सबकी, तब तक इसी तरीके से लाइव प्रीमियर क्लासेस होती रहेंगी। सेशन को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, एक सर्टेन टाइम पे उस सेशन को लाइव कर दिया जाएगा, प्रीमियर के रूप में आप उसे देख सकेंगे। मैं लगातार आपके बीच में रहूंगा और वहां पर आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।